चलिए प्यारे स्टूडेंट्स, आप लोग को हम बता दें, जो आज का जो वीडियो होगा वह अध्याय 3 का होगा। आप लोग वीडियो को पूरा देखिए। जो भी देखते हैं वह वीडियो पूरा देखिए, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट आप ही लोग हैं। इसीलिए आप लोग थोड़ा हेल्प कीजिए, पूरा वीडियो को देखिए, जिससे मैं आगे बढ़ सकूं। जो भी देखते हैं पूरा वीडियो देखिए। ओके, चलिए आप लोगों को अध्याय 3 में क्या है देखिए। तो ये जो आपका अध्याय यानी चैप्टर 3 है, वह क्या है बताइए। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। देखिए यहाँ पे दो चर का बात हो रहा है। चर आपको हम बताए हैं, एक्स वाई जेड को, पी क्यू आर एस टी को हम लोग चर कहते हैं। ओके, और जो संख्या होता है उसे हम लोग अचर कहते हैं। तो यहाँ पे बात हो रहा है दो चर का वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म पढ़ने से पहले आप लोग रैखिक समीकरण के बारे में जान लीजिए। इससे पहले हम रैखिक समीकरण नहीं पढ़े थे, इससे पहले हम लोग रैखिक बहुपद पढ़े थे, जो 2 चैप्टर में था। उसमें हम लोग रैखिक बहुपद के बारे में पढ़े थे। यहाँ पे हम लोग दो चर में रैखिक समीकरण देखेंगे। देखिए, दो चर वाला रैखिक समीकरण हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए क्या बोल रहा है। एक समीकरण जिसमें दो चर हो, प्रत्येक चर की घात 1 हो। देखिए, एक आपको यहाँ पे समीकरण दिया गया है और क्या बोला गया है, जिसमें दो चर होना चाहिए। एक समीकरण में दो चर होना चाहिए। तो यहाँ पे x और y आपको दो चर दिया गया है। और क्या बोल रहा है, प्रत्येक चर की घात 1 हो। ये जो चर है ना, आपको दो ठो यहाँ पे चर दिया गया है ना, इसका घात 1 है और 1 है। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, दो चरों वाला रैखिक समीकरण कहते हैं, यानी कहलाता है। जो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है, उसका आपको पहला नोट याद रखना है। वह क्या बोल रहा है, दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप या व्यापक रूप वह होता है, देख लीजिए, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ये आपको दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप होता है। क्या होता है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर में 0। ओके, और नोट नंबर 2 देख लीजिए, जहाँ पे ए बी और सी जो तीनों है ना, यह वास्तविक संख्याएं है, यानी रियल नंबर है। और ए और बी के स्थान पे 0 नहीं आना चाहिए, तब ना एक्स और वाई दो चर बचेगा। अगर ए और बी के स्थान पे 0 आ जाएगा तब तो दो चर बचेगा ही नहीं, ये तो आपको 0 हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे लिखे हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0। ए और बी का स्थान पे 0 नहीं आना चाहिए। या आप इसी को ए कॉमा बी कॉमा नॉट इक्वल टू 0 भी लिख सकते हैं। ओके, नोट नंबर 3 देखिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण के
अनंत हल होते हैं, अनंत हल होते हैं, एक दो नहीं अनंत हल होते हैं। जो दो चर वाले रैखिक समीकरण है उसका जो हल होगा वह कितना होगा बताइए तो, वह अनंत हल होंगे। और एक बात, जो दो चर वाले रैखिक समीकरण होता है, रैखिक समीकरण, उसका जो आलेख होता है, जो ग्राफ होता है, वह एक सरल रेखा में होता है, और सरल रेखा में होगा तब इसका जो हल होगा वह अनंत हल होगा। इसीलिए यहाँ पे हम आपको यहाँ पे नंबर डाल के लिखे हैं, अनंत हल होगा। इस बीच में भी हल हो सकता है, इस बीच में भी हो सकता है। यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण होता है, उसका आलेख जो होगा, ग्राफ जो होगा, वह एक सरल रेखा में होगा, और उन पे हल जो होगा ना वह अनंत हल होगा। ओके, चलिए इसके बाद आप लोगों को आगे बताते हैं। चलिए डियर, हम लोग रैखिक समीकरण के बारे में समझ गए हैं। अब हम लोग रैखिक समीकरण युग्म के बारे में समझते हैं। युग्म का मतलब होता है जोड़ा। क्या होता है? जोड़ा, यानी पेयर, किसी भी वस्तु का जोड़ा होना चाहिए, तो उसी को हम लोग बोलते हैं युग्म। युग्म का मतलब जोड़ा। ओके, चलिए देखिए, जो आपका रैखिक समीकरण था a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर में 0, एक बार तो हम लिखे थे, इसी को a1 के स्थान पे a2 करके, b1 के स्थान पे b2 करके, c1 के स्थान पे c2 करके बराबर में 0 कर देंगे, और यही समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड हो गया आपका रैखिक समीकरण युग्म हो गया। ओके, और रैखिक समीकरण युग्म जो होता है ना, वहाँ पे a1 के स्थान पे और b1 के स्थान पे 0 नहीं होना चाहिए, और वैसा ही a2 और b2 के स्थान पे 0 नहीं होना चाहिए। चलिए इसके बाद देख लीजिए क्या बोल रहा है। दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म द्वारा सरल रेखा, आपको बता चुके हैं हम, जो रैखिक समीकरण होता है, एक चर वाला हो चाहे दो चर वाला हो, उसका जो आलेख होगा, ग्राफ होगा, वह एक सरल रेखा में होगा, और सरल रेखा में दो चर वाले में कितना स्थितियां बन सकती है? तो 3 स्थितियां बन सकती है। किसका? तो सरल रेखा का। जो 3 स्थितियां होगा दो चर वाले रैखिक समीकरण का सरल रेखा पे, उसके बारे में हम आपको दिखाते हैं, जो 3 स्थितियां कौन कौन हो सकता है। जो आपका दो चर वाला रैखिक समीकरण है, उसका जो 3 स्थितियां होगा सरल रेखा में, वो पहला क्या दिया है बताइए तो, a1/a2 नॉट इज इक्वल टू b1/b2। अगर a1/a2 और b1/b2 नहीं मिला तो यह कहलाएगा आपका प्रतिच्छेदी रेखाएं, यानी प्रतिच्छेदी रेखा कहलाएगा, और प्रतिच्छेदी रेखा में केवल एक बिंदु पे प्रतिच्छेद करेगा, इसीलिए इसका केवल और केवल एक हल होगा। इसी को हम लोग अद्वितीय हल भी बोलते हैं, और इसका हल निकल गया है, एक हल निकला है, इसी को हम लोग अद्वितीय हल बोलते हैं। तो हल निकल गया तब तो यह कहलाएगा आपका संगत, और संगत तो कहलाएगा, और ये आपका साथ में ही अविरोधी भी कहलाएगा। ओके, चलिए अब हम लोग दूसरा स्थिति के बारे में पढ़ते हैं सरल रेखा पे। तो a1/a2 और बराबर में b1/b2 और नॉट इज इक्वल टू c1/c2। अगर a1/a2 और b1/b2 मिल गया है और c1/c2 नहीं मिला है, तब यह आपका कहलाएगा समांतर रेखा। और समांतर रेखा में हमको ये बताइए, ये जो रेखा खींचे हम लोग, एक दूसरे को कितना बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है? तो ये किसी भी बिंदु पे एक दूसरे को टच नहीं कर रहा है, इसीलिए समांतर रेखा का कोई हल नहीं होगा।
कोई हल नहीं होगा। अगर कोई हल नहीं होगा तो क्या कहलाएगा वो बताइए तो? वह आपका कहलाएगा असंगत, और जिसका हल निकलता है वह होता है अविरोधी, और जिसका हल नहीं निकलता है वह होता है आपका विरोधी। ओके, चलिए तीसरा जो पॉइंट इससे बन सकता है सरल रेखा पे, वह क्या है देख लीजिए। a1/a2 बराबर में b1/b2 और बराबर में c1/c2, इसमें तीनों का मान मिल गया है, तो यह आपका कहलाएगा संपाती रेखा। संपाती रेखा कहने का मतलब क्या होता है बताइए तो? रेखा पर रेखा, देख लीजिए, रेखे पर रेखा, यानी एक रेखा पे दूसरा रेखा है। अगर रेखा जो है ना, एक ही रेखा पे अगर दूसरा रेखा रहेगा तो बताइए तो कितना बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रहा है बताइए तो? ये तो अनंत बिंदु पे प्रतिच्छेद करेगा, इसीलिए इसका जो हल होगा वह अनंत हल होगा। और अनंत हल तो होगा और हल तो निकलेगा, तो हल निकलेगा तो जिसका हल निकलता है वह क्या कहलाता है? संगत कहलाता है, और वह अविरोधी भी कहलाता है। तो ये अविरोधी भी कहलाएगा, और इसी का आपको एक नाम और पूछ सकता है, वह है आश्रित। यह आश्रित भी कहलाएगा। ओके, तीन स्थितियों के बारे में समझ गए, और आपका कुछ ही पॉइंट बचा है जो आप लोग देखिएगा तब खत्म हो जाएगा। ओके, देखिए ये जो पॉइंट आपका है क्या बोल रहा है? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की दो प्रमुख विधियां हैं। जो पहला विधि है वह क्या है बताइए तो? ग्राफीय विधि है, और दूसरा विधि जो है वह है बीज गणितीय विधि। और ये जो बीज गणितीय विधि है, बीज गणितीय विधि है, उसका प्रमुख तीन प्रयोग होता है बीज गणितीय विधि में। जो पहला प्रयोग है प्रतिस्थापन विधि, और दूसरा है विलोपन विधि, और तीसरा है वज्र गुणन विधि। ओके, तो वज्र गुणन विधि का सूत्र बताएंगे आज आपको, और आपका ये जितना भी इम्पोर्टेंट पॉइंट था तीन चैप्टर से, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म से, वह आपका समाप्त हो जाएगा। और आप लोग जरूर पूरा का पूरा वीडियो देखिए। ओके, आपको वज्र गुणन विधि का जो सूत्र होता है ना, उसे समझने के लिए आपको देखिए, आपको यहाँ पे सबसे पहले x लिख देना है, फिर y लिख देना है, और फिर आपको 1 लिख देना है, और आपको बीच वाले से शुरू करना है और बीच वाला पे ही ख़त्म करना है। ओके, तो देख लीजिए, तो b1 और b2 हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा बताइए तो? c1 और c2 हो जाएगा। फिर आपका a1 और a2 हो जाएगा, और फिर b1 और b2 हो जाएगा। आपको हम बताए थे जहाँ से शुरू किए थे वहीं पे आपको ख़त्म करना है। ओके, चलिए देखिए, ये जो आपका x है, इसके बट्टा में क्या लिखना है आपको? b1 और c2। तो b1 c2, अगर नीचे से ऊपर जाएंगे तो माइनस का चिन्ह लगाना है, और b2 c1 हो जाएगा, और बराबर का चिन्ह डाल देना है। अब y है तो आपको ऊपर में y लिख देना है, और c1 को a2 से गुना करेंगे तो c1 a2 हो जाएगा, और नीचे से ऊपर जाएंगे तो माइनस का चिन्ह लगाना है, तो आपको c2 और a1 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 है तो 1 डाल दीजिए,
और A1 B1 कर दीजिए और ऊपर सॉरी नीचे से ऊपर जाएंगे तो माइनस होगा और A2 और B1 हो जाएगा। यही आपका वज्र गुणन विधि का फॉर्मूला हो गया।